आज का अपना पहला सेशन है जो बैंकिंग के ऊपर होगा, है ना। तो सबसे पहले सेशन में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ बँक्स. बँकेचे कोणते कोणते प्रकार आहेत, बँक किती प्रकारचे असतात, आणि याच्यात सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय की बँक किती प्रकारचे असतात. तर त्याचा एक महत्वाचा मुद्दा असा की बँक म्हणजे काय, पहिले इथपासून सुरुवात करू ना. बँकांचे प्रकार जे आहेत त्याचं पाहू कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या बँक असतात. किंवा तुम्हाला आता समजा रस्त्याने जाताना बऱ्याचशा लोकांना कन्फ्युज असते की प्रायव्हेट सेक्टर बँक कोणती आहे, पब्लिक सेक्टर बँक कोणती आहे. नॅशनलाइज बँक म्हणजे काय, गव्हर्नमेंटची बँक आहे का, किंवा मग कोऑपरेटिव्ह बँक किंवा हे जे दिसते ही कोणती बँक आहे. एचडीएफसी नेमकं कशात येते, किंवा आयसीआयसीआय कशात येते. एसबीआय नेमकी गव्हर्नमेंटची बँक आहे म्हणजे गव्हर्नमेंट चालवते का, है ना. म्हणजे चेअरमन किंवा हे म्हणा हे कोणी एसबीआय चे लोक आहेत का. ये सब आज डिस्कस करेंगे, ये सब आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक. और मैं एकदम डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने को बैंकिंग में मास्टर थोड़ी करना है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा. और गारंटीड है कि जब तक ये सेशन खत्म हो जाएगा टाइप्स ऑफ बैंक तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ बैंक होता क्या है. सबसे पहले देखते हैं कि बैंक क्या होता है. तर बँक काय असते हे समजा जर आपल्याला समजायचं आहे किंवा बँक काय असते, तर माझं म्हणणं आहे साधारणतः आपण 2 मिनिटं विचार करू की मी सर्व काही कामं बंद केले, मला आता मी रिकामा फिरून राहिलो रस्त्याने आणि माझ्याजवळ आता कोणतेच कामं नाही आहे, आणि आता माझ्याकडे दुसरे कोणते कामं नाही आहे. तर मग मला भेटले 2-3 जण की करावं काय, म्हटलं काहीच नाही. म्हटलं तुमचं त्यामुळे आपलंही काहीच नाही. मग आम्ही एक विचार केला की बँक चालू करू, है ना. मग बँक चालू करायची तर 2 गोष्टी आवश्यक आहेत बँकेसाठी. एक म्हणजे लोकांचे डिपॉझिट घेणं, है ना, एक लोकांचे डिपॉजिट घेना, दूसरा लोन देना. मतलब लोगों से डिपॉजिट लिया और लोगों को ही लोन दिया, ये फंक्शन हो गया बैंक. सिंपल क्वेश्चन आहे की जर लोकांकडनं पैसे घेतले आणि इकडे लोकांना दिले तर बँकेला काय भेटलं, करेक्ट. तो जो लोगों से पैसे लेते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों को देते हैं उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूसरों को पैसा देंगे, वो फंक्शन होता है बैंक का. और इसके बीच में जो गैप होता है इंटरेस्ट के बीच में, वो बैंक की अर्निंग है. समजा 5% ने लोकांकडनं पैसे घेतले आणि 8% ने बँकेने लोन दिलं, ऐसे ही होता है ना. पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है बैंक का 5% चल रहा है ना. वेर है लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7%, 8%, 9% ऐसे चल रहा है. इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बैंक का अर्निंग हो गया और उसके ऊपर पूरा बैंक चलता है. बँकिंग सिस्टम जो चलता है वो इतना सिंपल है. बँकेची जर का डेफिनेशन सांगायची असली ना तर इतकी सोपी डेफिनेशन आहे की लोकांकडनं पैसा घेणे आणि लोकांना लोनवर देणे म्हणजे झालं बँक, बरोबर आहे. आता याच्यात बँक जी चालते त्याच्यात साधारणतः 2 किंवा 3 फंक्शन, आपण 4 फंक्शन आपण म्हणू शकतो की ज्याच्यावर बँक चालते. एक लोकांकडनं पैसे घेणं, दुसरं लोकांना लोन देणं. पहिलं फंक्शन पैसे घ्यायचं, दुसरं फंक्शन लोन द्यायचं, तिसरं फंक्शन म्हणजे काय की चेक, ड्राफ्ट हे जे आहेत याच्या भरोशावर लोकांना विड्रॉल्स देणं, आणि चौथं फंक्शन जेव्हा म्हणतील तेव्हा विड्रॉल देणं, दॅट इज सेव्हिंग अकाउंट. म्हणजे आपण जेव्हा बँकेत पैसे टाकतो आणि आपण कधी गेलो की काढू शकतो की नाही, बरोबर ना. तर जेव्हा आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण ते पैसे काढू शकलो पाहिजे बँकेतनं. हे 4 फंक्शनवर बँक चालते. पैसे घेणं, लोन देणं, लोकांना जेव्हा पैसे पाहिजे तेव्हा देणं, चेकबुक आणि ड्राफ्ट यांनी पैसे विड्रॉल करणं, ह्या 4 फंक्शनवर बँक चालते. मग जे जे हे 4 फंक्शन्स करतात त्यांना आपण बँक म्हणू शकतो, बरोबर आहे. मग तुमचा एक प्रश्न सहज इथे आला असेल की श्रीराम फायनान्स आहे ना, आपल्या खामगावमध्ये आहे ना श्रीराम फायनान्स, सेम फंक्शन करते. पैसे घेते, पैसे देते, डिपॉजिट लेता है, लोन भी देता है ना. तुम्ही पाहत असाल ना मुथूट फाइनेंस पाहून घ्या, ते गोल्डचे अगेन्स्ट मध्ये लोन देतात किंवा हे देतात. तो क्या तुम उनको बैंक बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते. असं कसं, तो उनको तुम बैंक नहीं बोल सकते. कारण मी काय सांगितलं की बँकेचे 4 फंक्शन सांगितले. एक म्हणजे पैसे घ्या, एक लोन द्या, तिसरं फंक्शन की डिमांड डिपॉझिट, म्हणजे जेव्हा जेव्हा कस्टमर डिमांड करेल तेव्हा तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील. वेर एज ह्या यांच्यामध्ये जे काही चालतात ते असतात टर्म डिपॉझिट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिमांड डिपॉझिट अँड टर्म डिपॉझिट.
डिमांड डिपॉझिट और टर्म डिपॉझिट में डिफरन्स क्या होता है? तो डिमांड डिपॉझिट जेव्हा मागितले तेव्हा, तुम्हाला जर समजा जाग आला, जेव्हा मागितले तेव्हा अर्थ काय की बँकिंग अवर्स मध्ये जेव्हा मागितले तेव्हा आलाय, तर तुम्ही सर रविवारी रात्री 12 वाजता मला पैसे पाहिजे, कुठून देणार आहे? वेयर एटीएम की फैसिलिटी है, पण ते चालू पाहिजे ना. तो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या कि जब कस्टमर को लगा कि मुझे पैसा चाहिए तब दिया, हो गया डिमांड डिपॉजिट. और टर्म डिपॉजिट मतलब क्या? जब तुम बैंक में जाके एफडी निकालते हो और बोलते हो कि 1 साल के लिए मुझे फिक्स करना है पैसा, 2 साल के लिए फिक्स करना है, 10 साल के लिए फिक्स करना है, वो गया टर्म डिपॉजिट. टर्म मतलब एक टर्म दिया जाता है तुमको कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7 दिन के लिए, कम से कम 7 दिन. टर्म डिपॉजिट जो होता है कम से कम 7 दिन. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो पैसा लेता है ये टर्म डिपॉजिट में लेता है, ये डिमांड डिपॉजिट में कभी नहीं लेगा तुमसे पैसा. और दूसरी बात कि ये इंस्टीट्यूशन मतलब जो श्रीराम फाइनेंस जैसे इंस्टीट्यूशन है, उनका नाम बता देता हूं मैं तुमको, क्या बोलते हो उसको, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, है ना. तो दूसरा इनका एक फंक्शन ये तो हो गया कि टर्म डिपॉजिट में लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट में लेते नहीं है. दूसरा बात, चेक बुक और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जो इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ बैंक के पास में है. कोई भी बैंक है या एनबीएफसी, ये कैसे पता चलेगा? तो वो अगर चेकबुक इशू करता है और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करता है तो समझ में आएगा कि वो बैंक है या एनबीएफसी है. अगर नहीं करता है तो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. और अगर करता है तो तुम उसको बैंक बोल सकते हो, है ना. अभी एनबीएफसी है क्या और बैंकिंग है क्या डिफरेंस है इसमें? बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है? एनबीएफसी का फुल फॉर्म लिख लो 1 मिनट में. एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें 1 मार्क का एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, या फिर नहीं ये क्वेश्चन होगा तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताओ. तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म आना चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. मतलब क्या कि जो कॉर्पोरेशन एक कंपनी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की जो बैंकिंग, तुम उसको बोल नहीं सकते कि बैंक है करके, है ना. तुम उसको बैंक बोल नहीं सकते, लेकिन वो फाइनेंस में इंक्लूडेड है. मतलब वो लोगों से टर्म डिपॉजिट लेती है, लोगों को लोन भी देती है. 2 फंक्शन वो करती नहीं है, एक डिमांड डिपॉजिट लेना और एक चेकबुक और डीडी इशू करना. ये समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी से बैंक बाइफरकेट होगा, है ना. तो बैंक जो इस्टेब्लिश हुई है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. लिख लो इसको अगर तुम्हें लिखना है तो. बैंक जो इस्टेब्लिश हुई है वो ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. और एनबीएफसी जो इस्टेब्लिश हुई है, वो हुई है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013. एनबीएफसी जो इस्टेब्लिश हुई है वो हुई है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013. और एक डिफरेंस होता है इसमें, बैंक और एनबीएफसी में एक डिफरेंस होता है. और बैंक में अगर कोई भी पैसा डालेगा, जो लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे और जो लोग एनबीएफसी में डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, तो होता क्या है कि डीआईसीजीसी करके है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी. मतलब जो लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और जो लोग एनबीएफसी में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में डिपॉजिट करने वालों को 1 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो डीआईसीजी प्रोवाइड करती है, जो एनबीएफसी को नहीं करती. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिख लो, 1 मार्क का क्वेश्चन. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. कितने तक का इंश्योरेंस? 1 लाख तक का. मतलब अगर तुमने बैंकिंग में पैसा डाला या बैंक में पैसा डाला, तुम्हारा पैसा बैंक में है और कल चल के अगर बैंक बंद हो गई, खत्म हो गया सब, है ना, उन्होंने बोल दिया कि अब हमसे नहीं हो रहा है, हाथों पर, और तुम्हारे अगर बैंक में 1 लाख तक की अमाउंट है, तो ये तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे. वो इंश्योरेंस है तुम्हारा. वेयर एनबीएफसी में अगर तुम्हारा पैसा है और एनबीएफसी डूब गई तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा.
बैंक में 1 लाख रुपए मिल रहा है, सीधा सा सवाल है। अगर तुम्हारे 10 लाख रुपए बैंक में है और बैंक डूब गई तो फिर क्या होगा? तो अगर तुम्हारे 10 लाख बैंक में है और बैंक डूब गई तो तुम्हें बस 1 ही लाख मिलेगा। ये तो गलत है ना? लेकिन ऐसे ही है, सिस्टम यही है कि अगर कल तक कोई भी बैंक डूब जाती है, मान के चलते हैं कि स्टेट बैंक अगर कल डूब गई, डूबेगी नहीं, बहुत बड़ी बैंक है ना, लेकिन अगर डूब गई तो तुम्हें कितने भी अमाउंट तुम्हारे बैंक में हो 1 लाख से ऊपर वाली, तो तुम्हें 1 ही लाख मिलेगा। और मला जर आमचे 10,000 रुपये असतील तो आम्हाला 1 लाख रुपये भेटतील का? तो अगर तुम्हारे 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये मिलेंगे। इतना सिंपल लॉजिक है ना। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक कि कौन से टाइप के बैंक होते हैं। तो किसी भी बैंक को तुम 3 इसमें कंक्लूड कर सकते हो, तुम किसी भी बैंक को 3 इसमें बाइफरकेट कर सकते हो। तो टाइप्स ऑफ बैंक में अब 3 तरीके के बैंक आती है, मतलब जितने भी बैंक इंडिया में चल रहे हैं तो उसमें से तुम बाइफरकेट अलग और 3 टाइप में तुम बैंक को बाइफरकेट कर सकते हो। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, सेकंड इज शेड्यूल बैंक एंड द थर्ड इज नॉन शेड्यूल बैंक। सेंट्रल बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। अब ये है क्या? सेंट्रल बैंक म्हणजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाही, ऑर्गेनिक कि सेंट्रल बैंक का मतलब ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो एक बैंक है और शेड्यूल बैंक एक अलग बैंक है और नॉन शेड्यूल बैंक। सेंट्रल बैंक का मीनिंग है कि कोई भी एक बैंक जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के रन कर रही है, तो उसको तुम बोलोगे आरबीआई। सेंट्रल बैंक में अपने पास में एक ही बैंक है, वो है आरबीआई, जो कि पूरे सिस्टम को रन कर रही है। आरबीआई का काम बहुत कुछ होता है, कभी एक सेशन उसके लिए भी होगा कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होंगे, लेकिन अभी तुम 2 बातें समझ लो कि आरबीआई का बेसिक फंक्शन क्या है। आरबीआई का फंक्शन है कि जितने भी बैंकिंग सिस्टम इंडिया में रन हो रहे हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम इंडिया में चल रहे हैं, उन सबको कंट्रोलिंग करना ये आरबीआई के अंडर में है। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये आरबीआई के अंडर में है। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करना है, क्या करना है, इसके रिगार्डिंग डिसीजन जो लेती है वो आरबीआई लेती है। आणि इन्फ्लेशन कंट्रोल म्हणजे थोडक्यात जाऊ द्या, मोठे मोठे शब्द बोलल्यापेक्षा मी थोडक्यात सांगतो की नोटा छापायच्या आणि त्या म्हणजे इकॉनॉमीमध्ये ओतायच्या किती हे ते ठरवायचं हे आरबीआई ठरवते है ना। आणि त्या काढून घ्यायच्या असल्या तर ते काढायच्या कशा हे आरबीआई ठरवते। काढायच्या कशा म्हणजे जे घरीवर फिरत नाहीत कशा काढायच्या, तर याच्यावर आपण डिसिजन घेऊ की कशा काय काढतात तर नोटा। पण पैसे किती मार्केटमध्ये असायला पाहिजे, किती असायला पाहिजे, जास्त असायला पाहिजे, कमी असायला पाहिजे, हे जे ठरवते हे आरबीआई ठरवते। तो ये होगी सेंट्रल बैंक की जो चल रही है। तो पहले होगी आरबीआई, सेकंड इज शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक को जो परमिशन देता है या बैंक को जो परमिशन देता है वो आरबीआई देता है। अब आरबीआई को परमिशन देने का क्या राइट है, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 में है ना, आरबीआई शेड्यूल बैंक को परमिशन दे सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 आरबीआई बैंकिंग को परमिशन दे सकता है। अब शेड्यूल बैंक, व्हाट इज शेड्यूल बैंक? तो शेड्यूल बैंक तुम उन बैंक को बोल सकते हो कि जो सेक्शन 2E में रजिस्टर्ड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। सेक्शन 2E इसमें जो रजिस्टर्ड है वो शेड्यूल बैंक। सेक्शन 2A में जितने भी बैंक रजिस्टर्ड है उसको तुम बोल सकते हो शेड्यूल बैंक। आता नॉन शेड्यूल बैंक म्हणजे काय? सोपी आहे, जे सेक्शन 2A मध्ये 2E मध्ये येतात ते शेड्यूल झाले, तर जे सेक्शन 2E मध्ये येतात ते नॉन शेड्यूल झाले। जो सेक्शन 2E में आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के वो गए शेड्यूल, जो सेक्शन 2E में नहीं आते वो गए नॉन शेड्यूल। करेक्ट। तो सेंट्रल बैंक समझ में आया तुम्हें क्या है, तो आरबीआई। शेड्यूल बैंक समझ में आया तुम्हें जो सेक्शन 2E में आता है, और नॉन शेड्यूल में तुम्हें समझ में आ गया कि जो सेक्शन 2E में नहीं आता वो है नॉन शेड्यूल। अभी सेंट्रल बैंक देखा है क्या है, तो वो है आरबीआई। शेड्यूल बैंक देख लेते कौन से हैं, तो इसको तुम शेड्यूल बैंक बोल सकते हो या कौन से सेकंड शेड्यूल में आ सकते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड इज प्राइवेट बैंक। एक गोष्ट आहे माझं हँडरायटिंग चांगलं नाही आहे, तर तुम्हाला ते मॅनेज करावं लागेल, त्याच्यात ते पर्याय नाही आहे ना। तो एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड इज फॉरेन बैंक, फोर्थ इज आरआरबी एंड फिफ्थ इज कोऑपरेटिव बैंक। ये लिख लो 1 मिनट में, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। आता कोणत्या पब्लिक सेक्टर है, कोणत्या प्राइवेट सेक्टर है, ये अगर बाइफरकेट करना है तो एक 2-2 मिनट में मैं हर एक का तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी बैंक है, जिसे तुम नेशनलाइज्ड बैंक बोल सकते हो, करेक्ट।
पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी बैंक है जिसे तुम नेशनलाइज बैंक बोल सकते हो? ज्याच्याकडे ज्याचे शेअर्स गव्हर्नमेंटकडे अभाव 51% आहेत. ध्यान देना, शेयर होता है ना, कोई भी कंपनी है, बैंकिंग इज ए कंपनी, बैंकिंग इज ए इंडस्ट्री ना, तो शेयर्स होंगे बैंकिंग के. तो अगर अभाव 51% शेयर गवर्नमेंट बेयर कर रही है, गवर्नमेंट के पास में है, तो तुम उसको नेशनलाइज बैंक बोलोगे. ज्या बँकेचे शेअर्स अभाव 51% गव्हर्नमेंटकडे आहे ती झाली नॅशनलाइज बँक, या उसको तुम पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोल सकते हो. बाकी के जो शेयर्स है वो बाकी पब्लिक के पास में होंगे. एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे शेयर मार्केट में अगर तुमने देखा होगा तो एसबीआई भी है, करेक्ट, बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, ये सब बैंक है, पीएनबी भी है, सेंट्रल बैंक भी है. अब इनके शेयर्स हम लोग परचेस कर सकते हैं, आप मैं कोई भी ये शेयर्स परचेस कर सकता है, पर उसकी एक लिमिट है कि हम इससे ज्यादा शेयर्स परचेस नहीं कर सकते. अगर तुम्हारे पास में बहुत पैसा आ जाता है और तुमने बोला कि नहीं तो मैं पूरे एसबीआई परचेस करूंगा, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी तुम इससे ज्यादा नहीं परचेस कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने होल्ड लगा के रखा है कि इससे ज्यादा शेयर्स जो होंगे वो हमेशा गवर्नमेंट के पास में ही रहेंगे. तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर में, कि जिसमें गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है 51% होता है, या 51% से ज्यादा भी हो सकता है, करेक्ट. प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक तो जो पब्लिक सेक्टर में नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया. मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो है 51% से कम होता है. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, हो सकता है ना. आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसमें भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट वो इतना नहीं होगा. अभी बहुत डिबेट चल रहा है. जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बैंकों को प्राइवेट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता प्राइवेट करेंगे. प्राइवेट करना ये उन्होंने नहीं बोला कि प्राइवेट हो रहा है करके, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उनके शेयर्स जो है वो बेच देती है. गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो गवर्नमेंट उनका जो शेयर्स है वो बेच देती है. अब जैसे बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का शेयर है 84% समथिंग, तो बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का शेयर है 84%, गवर्नमेंट क्या करेंगी, इसको बेचेंगी. तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो शेयर है वो गवर्नमेंट 51 तक लेके आ सकती है. तो ये भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है. इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो प्राइवेटाइज ही करेंगे करके. वो जो स्टेक है वो 51% तक लेके आ सकती है गवर्नमेंट, और जब तक 51% गवर्नमेंट के है तब तक वो बैंक नेशनलाइज रहेंगी. क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ा? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था 1969 में भी हुआ है और 1980 में भी हुआ है. तो बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ा? बैंकों का नेशनलाइजेशन दो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहे और जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन था. गवर्नमेंट ने उस समय जो डिसीजन लिया है बैंकों का नेशनलाइजेशन वो बहुत बढ़िया डिसीजन है. एक तो रीजन था कि बैंकिंग सेक्टर को तुम ग्रास रूट लेवल पे लेके आओ. मतलब एग्रीकल्चर में जो लोग वर्क कर रहे हैं, खेड़ों में जो लोग वर्क कर रहे हैं, वहां तक बँकिंग सिस्टम पोहोचही नाही था. 1969 आपण 1947 ला स्वातंत्र्य झालो, त्याच्यानंतर आपली अवस्था फार वाईट होती. त्याच्यानंतर आपले 3 युद्ध झालेले होते आणि ह्या सर्व गोष्टींनंतर आपण फायनान्शियली लोकांना तितके जागरूक नाही करू शकलो. आताही लोक जागृत आहेत की नाही हा फारच महत्वाचा मुद्दा, की आपण आताही लोक तिथे जागृत आहेत, पण आपण लोकांना जागरूक नाही करू शकलो. तर लोकांपर्यंत बँकिंग पोहोचायला पाहिजे की नेमकी बँकिंग काय, लोकांमध्ये सेव्हिंगची सवय असायला पाहिजे की लोकांनी सेव्हिंग कसं करायला पाहिजे, किंवा बँकेत जाऊन पैसे ठेवता येतात. सावकारांकडनं लोन घेतल्यापेक्षा बँकेकडनं लोन घ्यायला पाहिजे जेणेकरून त्यांची पिळवणूक होणार नाही. तर हे पर्पज ठेवून बँकेचं प्रायव्हेटायझेशन झालं होतं, सॉरी नॅशनलायझेशन झालं होतं. आणि हे पर्पज ठेवून बैंक नेशनलाइज झाली. वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मुझे मैं जिसको कहूंगा क्यों लिया गया था, रातोरात डिसिजन लिया गया था. म्हणजे रात्री बँकेचे एम्प्लॉय झोपले, दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ते उठले तेव्हा त्यांना माहित पडलं की अरे आपण सरकारी एम्प्लॉय झालो. आता असं एखादं रात्री रात्री होऊ शकतं कदाचित की सकाळी उठेल तर त्यांना माहित पडेल की आपण प्राइवेट झालो, पर इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन लेना, एंड बैंक्स आर रनिंग इन अ प्रॉफिट. अगर बैंक को गवर्नमेंट प्राइवेट में कर देंगी तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट को भी फेस करने पड़ेंगे. एक तो तुम अगर जैसे तुम्हारे प्राइवेट जो प्रॉफिट में है उन ऑर्गेनाइजेशन को तुम अभी बेचोगे तो बाद में जब तुम्हें पैसों की दिक्कत है, अभी तो तुम इसलिए बेच रहे हो ना कि तुम्हारा डेफिसिट चल रहा है, अगर बाद में तुम्हें पैसों का काम पड़ा तो फिर क्या बेचोगे?
ये हो गया पहला बात। दूसरी बात कि जो भी स्कीम इंप्लीमेंट होती है पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही इंप्लीमेंट होती है। तुम गवर्नमेंट 2014 से उठा के कोई भी स्कीम ले लो, तुम जनधन योजना ले लो, नेशनलाइज बैंक, करेक्ट, मुद्रा लोन ले लो, नेशनलाइज बैंक, उसके बाद जीवन ज्योति बीमा योजना, इवन दो बीमा है, LIC है, इंश्योरेंस है, तो वो नहीं, वो बैंक की तरफ ही है इंश्योरेंस, है ना। जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये जितनी भी स्कीम्स आई है गवर्नमेंट 2014 से, ये सब बैंक ने रन की है। और ये सब जनधन योजना जो तुम बोल सकते हो, और ये सब ग्रास रूट लेवल तक लेके जाने के लिए है। अब अगर तुम इनको यहाँ पे छोड़ के अगर तुम प्राइवेटाइज कर दोगे तो गवर्नमेंट आगे जो स्कीम निकालेंगे वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट हो गए ना, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है नहीं। वो तो सर्विस ही नहीं देना चाहते इन लोगों को, एग्रीकल्चर को सर्विस नहीं देना चाहते। जितना मैंडेटरी है, जितना गवर्नमेंट कंपल्सन करती है, उतना ही ये लोग करेंगे, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। बेसिकली नेशनल बैंक का बेनिफिट यही है कि वो ग्रास रूट लेवल तक जाकर काम करती है। तो ये हो गया नेशनलाइज्ड बैंक। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इसका जो है वो जो शेयर है गवर्नमेंट का 51% से कम होता है और लोगों में ये शेयर रहता है, वो है प्राइवेट बैंक। तो अपने आप में प्राइवेट बैंक का एग्जांपल तुम दे सकते हो, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक, यस बैंक प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक। थर्ड इज फॉरेन बैंक। अब प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट बैंक जो होती है वो इंडिया में ही वर्क करती है और उसका हेड ऑफिस जो होता है वो इंडिया में ही होता है, हो गया प्राइवेट बैंक। फॉरेन बैंक जो इंडिया में वर्क करती है लेकिन हेड ऑफिस जो है वो दूसरी जगह है। HSBC इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब एक एग्जांपल अगर देना है इसका तो HSBC कि जो वर्क यहां पे करती है और हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, वो हो गया फॉरेन बैंक। अब जब वो यहाँ पे वर्क करती है और हेड ऑफिस जो है वो दूसरी जगह है, तो फिर क्या उसको क्या स्टेटस मिलता है? उसको शेड्यूल बैंक कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो देखो कैसे है कि गवर्नमेंट का टाइप है बाकी कंट्रीज के साथ में कि तुम हमारे बैंक को जैसे ट्रीट करोगे वैसे हम तुम्हारे बैंक को ट्रीट करेंगे। अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल SBI की बैंक अगर कहीं पे है, यूके में है, जैसे इसका HSBC का हेड ऑफिस जो यूके है, तो अगर SBI यूके में है तो SBI को उन्होंने बोला कि शेड्यूल बैंक है, तो बैंक यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे HSBC को शेड्यूल बैंक बोलेगा। गॉट इट? तो टिट फॉर टैट जैसे है ना, कि जैसे वो ट्रेड करेंगे वैसे अपन ट्रेड करेंगे, वो क्या फॉरेन बैंक। थर्ड इज RRB रिजनल रूरल बैंक। आपल्या इथे दोन आहेत सध्या, विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक है ना, किंवा विदर्भ कोकण पण म्हणू शकतो, म्हणजे कोकण ग्रामीण बँक होती त्याच्यासोबत ती मर्ज झाली म्हणून मग विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक आणि सेकंड महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, म्हणजे ह्या महाराष्ट्रात वर्क करून राहिल्यात। ग्रामीण बैंक, RRB रिजनल रूरल बैंक, इससे आइडिया आ जाता है तुमको कि रूरल लेवल में जो फैसिलिटी देनी पड़ती है या बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो RRB के थ्रू होती है। तो RRB की जो सेटअप हुआ है ना, वो हुआ है RRB एक्ट 1976 में। जो RRB सेटअप की गई है तो वो की गई है RRB एक्ट 1976। लेकिन पहले RRB अगर कहीं पे सेटअप हुई है तो पहले RRB सेटअप हुई है 1975 में, उसका नाम था प्रथमा और ये हुई थी मुरादाबाद में। RRB जो सेटअप हुई है, सबसे पहली जो RRB सेटअप हुई है वो है 1975 में, और RRB जो सेटअप होते हैं वो एक्ट होता है RRB एक्ट 1976। जो पहले RRB थी उसका नाम था प्रथमा और वो हुई थी सेटअप मुरादाबाद में, है ना? और ये अभी भी वर्किंग है, करेक्ट ना? ये RRB अभी भी वर्किंग है। तो RRB को कंट्रोल कौन करता है? RRB को कंट्रोल कौन करता है? तो RRB को कंट्रोल जो करते हैं वो दो लोग करते हैं, एक नाबार्ड और दूसरा RBI। RRB को कंट्रोलिंग दो लोगों का होता है, एक होता है नाबार्ड का और एक होता है RBI का। और RRB का इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है? तो वो तीनों करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक
स्पॉन्सर बैंक होती है कि जो इन बैंकों को स्पॉन्सर करते हैं, नेशनल इनमें से कोई होती है। देखो फिर से नेशनल बैंक का जो कंसेप्ट है वो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा क्या है, तो कि इवन वो आरआरबी रूरल एरिया में करती है, उनका स्पॉन्सर बैंक एक होता है कि जिसको स्पॉन्सर करते हैं। एंड द थर्ड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट ये ओनर होते हैं, मतलब इनका आरआरबी में इन्वेस्ट होता है। आरआरबी कहीं तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं मिलेंगी, आरआरबी इसके शेयर कोई ले और बेच नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो ओनरशिप होती है वो 3 लोगों की होती है। सेंट्रल की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज, स्पॉन्सर बैंक, कोई भी एक बैंक होती है जो स्पॉन्सर करती है, जैसे विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक को जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पॉन्सर कर रही है। और थर्ड इज स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। तो इनका जो शेयर है, तो सेंट्रल का शेयर है 50%, मतलब जो आरआरबी होती है उसमें सेंट्रल जो इन्वेस्ट करता है वो करता है 50%। स्टेट जो स्पॉन्सर बैंक जो करते हैं वो करते हैं 35%, और स्टेट जो करते हैं वो 15%। आरआरबी में 3 लोगों की ओनरशिप होती है, ये इनकी ओनरशिप है, इनको कंट्रोल जो किया जाता है वो इन दोनों के थ्रू किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक। सो व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक में नाम से समझ में आ रहा होगा, कोऑपरेटिव दैट इज कोऑपरेशन, जो किसी कोऑपरेशन से के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। फॉर एग्जांपल कि लोग इकट्ठा आते हैं, कोऑपरेटिव म्हणजे एक सहकारी बैंक ज्याला आपण म्हणू, बरोबर ना? तो कोऑपरेटिव बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है कि जब कोई लोग वहीं के लोकल लोग जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक आके कोई बैंक इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसे तुम बोल सकते हो कोऑपरेटिव बैंक। गॉट इट? अब कोऑपरेटिव बैंक में मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट में, तो मैं तुम्हें कोऑपरेटिव बैंक समझा दूं, ये तुमने लिख लिया होगा शायद, है ना? नहीं लिखा है तो मैं तुम्हें 1 मिनट में समझ देता हूँ, इसको तुम लिख लो या एक बार समझ लो क्या क्या है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबी, नाबार्ड और आरबीआई है ना, जिसकी कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होता है 50%, स्पॉन्सर बैंक का स्टेक होता है 35% और स्टेट गवर्नमेंट का होता है 15%। और कोऑपरेटिव बैंक अपन लोग फिर देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है। मैं 1 मिनट देता हूं तुम्हें, तुम लिख लो, है ना? तो मैं 1 मिनट देता हूं तुम्हें, तुम लिख लो, है ना? तब तक मैं घूम फिर के आता हूं। मिटा दो इसको। कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक, अब जैसे कोई भी एक बैंक ले लो, जैसे खामगांव है अभी, है ना? तो खामगांव में तुम लोगों को पता है कि स्पेसिफिकली खामगांव जो है वो पहले से इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल इन सेंस कि खामगांव का मार्केट जो है पहले से फेमस रहा है। पहले प्राइवेट खामगांव वाज नोन एज कॉटन सिटी, पहले जो खामगांव था वो कॉटन सिटी करके फेमस था। अभी जो खामगांव है वो सिल्वर सिटी करके फेमस है, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो लोग हैं वो खामगांव में बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ कि सब लोग एक जगह आ गए और उन्होंने सोचा कि बिजनेस के लिए कोई लोन या लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि जहां पे लोग बिजनेस के लिए पैसे जमा कर सके और जो बिजनेस करना चाहता है उसकी कोई हेल्प कर सके। तो लोग एक जगह आए और उन्होंने कोई बैंक स्टैब्लिश कर दिया सबने मिलके खामगांव। तो वो जो बैंक स्टैब्लिश किया है तो आए तो सभी यही लोग थे। इन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में और इन्होंने लोगों को लोन दिया बिजनेस करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन हुआ है ये बैंक। आप गेटिंग इट? कोऑपरेटिव बैंक जो है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन किया गया है, जो कि है बिजनेस। लेकिन क्या होगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बैंक आगे बढ़ेगा, बैंक का जो बिजनेस है, ये जो लोग है ये बढ़ते जाएंगे, तो बैंक से बिजनेस के लिए लिमिटेड नहीं रहेगा, वो और भी दूसरे लोगों को जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, ये लोन, वो लोन, ये सब लोन ये बैंक भी देगा। तो इसलिए आज के जो तुम्हें कोऑपरेटिव बैंक दिखते हैं वो सभी बिजनेस करते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो आए थे
और फिर उन्होंने उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करते चले गए, करेक्ट, और वो सभी सेक्शन में आ गए। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, एक है रूरल बैंक, एक है अर्बन बैंक, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव। सिंपल है, अर्बन कोऑपरेटिव जे अर्बन याच्यात आहे, जो रूरल कोऑपरेटिव जे रूरल याच्यात आहे, रूरल म्हणजे खेड्यांमध्ये आहे, करेक्ट ना। अर्बन कोऑपरेटिव में भी दो आ सकते हैं, शेड्यूल एक नॉन शेड्यूल। तो शेड्यूल, हाँ शेड्यूल सांगितलं तर मला शेड्यूल काय असते तर, हाँ ते शेड्यूल, करेक्ट। आणि नॉन शेड्यूल जे सेक्शन 2E मध्ये येत नाही ते नॉन शेड्यूल, करेक्ट। एक स्टेट कोऑपरेटिव्ह आणि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह, म्हणजे जी एका पर्टिक्युलर स्टेट मध्ये आहे। म्हणजे जसं एक्झाम्पल घेऊ आपण की खामगाव मध्ये जर एक्झाम्पल येतं तर खामगाव अर्बन ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक। मल्टी स्टेट म्हणजे काय की जिचे ब्रँचेस महाराष्ट्र सोडून बाकी ठिकाणी आहेत, एका स्टेट सोडून बाकीच्या स्टेट मध्ये पण ब्रांचेस आहेत, तर ती झाली मल्टी स्टेट। सिंगल स्टेट एक ही स्टेट में है, करेक्ट ना। तो ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक। उम्मीद है कि ये सेशन तुम्हें अच्छा लगा होगा। आगे जो है स्टेट ऊपर डिटेल में जाके बैंकिंग देखेंगे, आरबीआई का कंसेप्ट क्या है, ये सब है, ये सब आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।